नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, कोविड के दूसरे टीके की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को प्राथमिकता दें। केंद्र से उपलब्ध कराई गई वैक्सीन का कम से कम 70% हिस्सा दूसरी खुराक के लिए रखें। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड संक्रमण और मृत्यु दर में कमी। पिछले एक दिन में 3,56,000 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। सरकार सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को कोविड की दूसरी लहर से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए सक्रिय रूप से सहायता कर रही है। तेलंगाना सरकार का कल से 10 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। नागालैंड सरकार ने भी 14 मई से राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते त्शेरिंग को कोविड महामारी में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषद के साथ बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबद्ध विषयों पर विचार विमर्श किया। और रूस के कजान शहर के एक विद्यालय में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन लोगों ने कोविड टीके की पहली खुराक ले ली है, उन्हें दूसरी खुराक के लिए प्राथमिकता दें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड टीकों की स्थिति की समीक्षा की। श्री भूषण ने बताया कि राज्य केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई वैक्सीन का कम से कम 70% हिस्सा दूसरी खुराक के लिए और शेष 30% पहली खुराक के लिए रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को छूट है कि वे इसे 100% भी कर सकते हैं। राज्यों से कहा गया कि वे वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। श्री भूषण ने यह भी बताया कि राज्यों को केंद्र सरकार से दिए जाने वाले वैक्सीन के बारे में पहले से ही पारदर्शी तरीके से जानकारी दी जा चुकी है। इस महीने की 15 से 31 तारीख तक के लिए किए जाने वाले अगले आवंटन के बारे में उन्हें 14 तारीख को बता दिया जाएगा। राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी कम से कम करने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कई राज्यों को अब भी वैक्सीन की बर्बादी काफी कम करने की जरूरत है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा कि दूसरी डोज के लिए समय निर्धारण के वास्ते कोविन पर जल्द ही फ्लेक्सिबिलिटी फीचर भी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में इस चुनौती से निपटने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंचायतों तथा ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लोग गलत मान्यताओं और निराधार बातों से भ्रमित न हों, इसका विशेष ध्यान रखें। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस बारे में प्रचार के लिए स्थानीय समुदाय के लोगों को शामिल करें। मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे पंचायत कार्यालयों, स्कूलों और सुविधा केंद्रों जैसी संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए गांवों में कोविड जांच, टीकाकरण केंद्रों, डॉक्टरों और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। पंचायतों से जरूरतमंदों और प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन केंद्र बनाने को भी कहा गया है। मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे राशन, पेयजल, स्वच्छता और रोजगार आदि से संबंधित सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर जरूरतमंदों की सहायता करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए उनकी सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। डॉक्टर सिंह ने कोविड की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि जापान और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने पूर्वोत्तर के अस्पतालों में बिना व्यवधान के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 8 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की पेशकश की है। इन संयंत्रों से पूरे क्षेत्र में अस्पतालों के 1300 से ज्यादा बिस्तरों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। डॉक्टर सिंह ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत को मिल रही विदेशी सहायता से पूर्वोत्तर के राज्यों को उनका हिस्सा निष्पक्ष रूप से मिलेगा और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को पिछले वर्ष 14 स्वास्थ्य और कोविड संबंधी परियोजनाओं के लिए 3 अरब 69 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया था, जिससे नए उपकरणों की खरीद सहित स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता की गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड रोगियों की संख्या घट रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर अब भी उच्च स्तर पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कहा कि कुल संक्रमित लोगों का केवल 16.15% ही अब इलाज करा रहे हैं। इस समय देश में 37,15,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में कई दिनों से प्रतिदिन 3 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक होने की दर 82.75% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,56,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 1,90,00,000 से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,29,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल 3,876 लोगों की मौत हुई। इसे मिलाकर देश में कोविड से मृतकों की संख्या 2,49,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 18,50,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 30,56,00,000 से अधिक जांच की गई है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों में कोविड के 1 लाख से अधिक उपचाराधीन रोगी हैं और 26 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। मंत्रालय के अधिकारियों ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गोवा में संक्रमण दर सबसे अधिक यानी 49.6% और महाराष्ट्र में 22.5% है। राष्ट्रीय संक्रमण दर लगभग 21% है। अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है। पिछले कुछ दिन में नए मरीजों और मृतकों की संख्या में भी गिरावट आई है। कल 3,29,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इससे एक दिन पहले 3,66,000 लोगों में संक्रमण पाया गया था। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम पाते हैं कि या तो केसेस की ग्रोथ जो है वो है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है या उसमें एक रिडक्शन नोट किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि पिछले महीने की 30 तारीख को 19,45,299 कोविड नमूनों की जांच की गई, जो दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक नमूनों की जांच है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी और निजी चिकित्सा केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए विभिन्न देशों से मिले चिकित्सीय उपकरण और दवाओं का आवंटन और आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि अब तक कुल 9,200 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 5,243 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5,913 वेंटिलेटर और 22 पीएपी मशीनें तथा 3,44,000 रेमडेसिविर शीशियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। इससे स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा बुनियादी ढांचे के
पूरक और उनके नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में कोविड मामलों में वृद्धि के खिलाफ जारी लड़ाई में किए जा रहे प्रयासों को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को विभिन्न देशों और संगठनों से 27 अप्रैल से चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण सहायता प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार सीमा शुल्क संबंधी मंजूरियों में तेजी लाकर व्यवस्थित ढंग से चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर रही है। प्राप्तकर्ता राज्यों और संस्थानों को इन राहत उपकरणों का आवंटन और आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से व्यापक स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति तथा आवंटन में समन्वय के लिए मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाने, वितरण को सुचारू बनाने और भंडारण सुविधाओं में वृद्धि के कई उपाय किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि समूची ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। देश की चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने प्रयास तेज किए हैं। अस्पतालों और अन्य चिकित्सा केंद्रों के निकट ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए PSA संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विदेशों से 50,000 टन ऑक्सीजन आयात की जा रही है। ऑक्सीजन की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। वहीं ऑक्सीजन भंडारण में सुधार के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या और क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सामग्री की खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियमों में भी ढील दी गई है। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, कोविड के दूसरे टीके की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को प्राथमिकता दें। कहा, केंद्र की ओर से उपलब्ध कराई गई वैक्सीन का कम से कम 70% हिस्सा दूसरी खुराक के लिए रखें। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड संक्रमण और मृत्यु दर में कमी। पिछले एक दिन में 3,56,000 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। सरकार सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को कोविड की दूसरी लहर से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए सक्रिय रूप से सहायता कर रही है। तेलंगाना सरकार का कल से 10 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। नागालैंड सरकार ने भी 14 मई से राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग को कोविड महामारी में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषद के साथ बैठक की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबद्ध विषयों पर विचार विमर्श किया और रूस के कजान शहर के एक विद्यालय में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत।
रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नवनिर्मित कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 255 बिस्तरों वाला यह अस्पताल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सहयोग से शहर की हज हाउस के भवन में बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। लखनऊ के हज हाउस में स्थापित किए गए इस अस्पताल में L2 और L3 श्रेणी के बेडों की सुविधाएं हैं, जिनमें 25 वेंटिलेटर, 100 हाई फ्लो नेजल कैनुला और 130 ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर हैं। इसके अलावा अस्पताल में हेल्प डेस्क और मरीजों पर 24 घंटे CCTV के जरिए नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कल ही वाराणसी में DRDO के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल में भी मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। 750 बिस्तरों वाले इस अस्पताल को DRDO की मदद से तैयार किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस का जिला प्रशासन मिलकर इस अस्पताल को चलाएगा, जिसके संचालन के लिए सेना की ओर से विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे स्टाफ को देश भर से बुलाकर तेजी से काम शुरू किया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में अब ऑक्सीजन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। चुनौती इतनी बड़ी है तो हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अब इतना कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है हमको, लगभग उतना अब हो रहा है, वो कोई संकट नहीं है। मैं समझता हूँ यह समय जो है आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। यह समय का ऐसा है कि सारे देश को एकजुट होकर, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। तेलंगाना सरकार ने कल से 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लॉकडाउन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सामान्य गतिविधियों के लिए सुबह 6 से दिन के 10 बजे तक छूट रहेगी। तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल की हैदराबाद में हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया और इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। नागालैंड सरकार ने 14 मई से एक सप्ताह तक पूर्णबंदी करने की घोषणा की है। ये निर्णय आज कोहिमा में कोविड समीक्षा बैठक में उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकार के कोविड-19 मामलों के प्रवक्ता और मंत्री नियबा कोरोनू और सलाहकार M किकोन ने बताया कि संपूर्ण बंदी 14 मई को सुबह 6 बजे से 21 मई तक लागू रहेगी। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि वर्तमान में लागू सभी दिशा निर्देश पूर्णबंदी के दौरान भी जारी रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं और कृषि गतिविधियों को पूर्णबंदी से मुक्त रखा गया है। सरकारी कार्यालय विभागाध्यक्ष द्वारा बनाई गई कोर टीम के साथ काम करते रहेंगे। निर्माण कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। हालांकि ठेकेदार और कंपनी कोविड दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होंगे। लॉकडाउन के दौरान राज्य स्वास्थ्य विभाग तेजी से जांच करेगा और पूरी क्षमता के साथ कोविड जांच केंद्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की 14 मई से शुरुआत करने की घोषणा की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा और टीके की कीमत राज्य सरकार वहन करेगी। कोविड वैक्सीन की कमी के कारण झारखंड में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को 1 मई से शुरू नहीं किया जा सका था। वर्तमान में राज्य सरकार के पास 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 14 मई से टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए कोविड वैक्सीन की 3.5 लाख से अधिक डोज की खेप मौजूद है, जिससे निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सकेगा। राज्य की आबादी के 1.5 करोड़ से अधिक लोग इस आयु वर्ग में आते हैं। टीकाकरण अभियान के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिक चिकित्सा के लिए लोगों को आयुष और होम्योपैथी दवाई देने के लिए बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम के तहत बिरसा जीवन आयुष किट भी लॉन्च किया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। महाराष्ट्र सरकार ने कोवैक्सीन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए ये फैसला किया है कि अब ये वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को नहीं लगाई जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए खरीद की गई लगभग 3 लाख खुराकें 45 से अधिक की आयु के लोगों के उपयोग के लिए दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 45 से अधिक के आयु वर्ग के करीब 5 लाख लोग अपनी दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। आज दोपहर मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए श्री टोपे ने कहा कि कोवैक्सीन की दूसरी खुराक 4 से 6 सप्ताह के भीतर देना आवश्यक है ताकि इसकी प्रभाव बनी रहे। महाराष्ट्र में अब तक 1.8 करोड़
लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 18 से अधिक के आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख लोग शामिल हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग घरों में क्वारंटीन हो रहे हैं। दूसरी ओर कुछ संस्थाएं ऐसे लोगों की मदद के लिए सामने आई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड के कारण क्वारंटीन हुए लोगों के घरों में कुछ संस्थाएं भोजन उपलब्ध करवा रही हैं। शिमला में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते कुछ संस्थाएं कोरोना पीड़ित मरीजों को उनके घरों में ही 2 वक्त का खाना पहुंचा रही हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति शिमला स्थित होटल हिमलैंड ईस्ट के मालिक ओमेश आकरे हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीजों को 2 वक्त का खाना उनके घर मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। ओमेश आकरे का कहना है कि ऐसे में होटल कर्मियों को काम के साथ साथ सेवा का भी मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आईजीएमसी शिमला में कैंसर मरीजों व अन्य लोगों को लंगर सेवा देने वाले सर्वजीत सिंह बॉबी भी कोरोना पीड़ितों को खाना व ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका कहना है कि जिनके घरों के सभी सदस्य कोविड से संक्रमित हैं, उनके घरों तक 3 वक्त का खाना पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने वॉलंटियर्स को आगे आने की अपील भी की है। निसंदेह इन लोगों द्वारा कोविड मरीजों को दी जा रही मदद काबिले तारीफ है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। लॉकडाउन को एक सफल उपाय बताते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। श्री केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली में रोज लगभग 1,25,000 लाभार्थियों को टीके लगाए जा रहे हैं। देश में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 25,59,000 लाभार्थियों को पहला टीका लगाया गया है। इस आयु वर्ग में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को 13 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। उधर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 17 करोड़ से अधिक टीकों का उपयोग किया जा चुका है। इनमें समुचित प्रबंधन न होने के कारण बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 90,31,000 से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी मौजूद हैं। केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में 7,29,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठी बातें फैलाकर दहशत पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज लिखे पत्र में श्री नड्डा ने कहा कि देश इस समय कोरोना के खिलाफ पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी लोगों में भ्रम पैदा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अन्य विकसित देशों की तरह भारत ने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ युवा आबादी के लिए टीकाकरण अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कोविड महामारी से संबंधित मुद्दों पर बयान बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस जब कोई मांग करती है और उसे पूरा कर दिया जाता है तो वो सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय टीकों के प्रभाव पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब पार्टी टीकाकरण का समर्थन कर रही है। श्री भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अब संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने इसका विरोध किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग से टेलीफोन पर बातचीत की। भूटान के प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों में भारत सरकार और देश के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की जनता और भूटान सरकार को शुभकामनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कोविड प्रबंधन के लिए भूटान नरेश के प्रयासों की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों में भारत और भूटान के बीच विशेष मैत्री संबंधों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में बताया कि कोविड की स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने श्री मोदी को विशेष अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कई मुद्दों पर आज निर्यात संवर्धन परिषद के साथ बैठक की। श्री गोयल ने इस मुश्किल समय के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने के लिए निर्यातकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले महीने भारत से वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात 30 अरब 21 करोड़ डॉलर का रहा। ये पिछले वर्ष की इस अवधि के 10 अरब 17 करोड़ डॉलर से 197.03% ज्यादा है। बैठक में उठाए गए मुद्दों पर श्री गोयल ने कहा कि महामारी के कारण आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए विभाग के कोविड हेल्प डेस्क से संपर्क किया जाना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर AK वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। फिक्की के महासचिव दिलीप चेनॉय ने कहा है कि कोविड की पहली लहर में देश को वायरस की प्रकृति और इससे निपटने के बारे में पता नहीं था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में सरकार के साथ साथ व्यापारियों को भी पता है कि सभी सुरक्षा उपायों के साथ कैसे काम किया जाए। अगर आप छोटा मार्केट है, आप उसको डिजिटली एम्पावर करिएगा, बहुत डिलीवरी और पेमेंट के लिए, और अपने कस्टमर से डिजिटली कनेक्ट करिएगा, तो उससे जो आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा वो काफी कम होगा। रूस के कजान में आज सुबह एक स्कूल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में एक अध्यापक और कम से कम 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना के बाद स्कूल के एक छात्र को पकड़ लिया गया है। यह घटना मॉस्को से 800 किलोमीटर पूर्व में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र तातारिस्तान में हुई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर वर्ष 11 मई को ये दिवस मनाया जाता है। देश के वैज्ञानिकों के योगदान को पहचान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये दिवस मनाने की शुरुआत की थी। प्रस्तुत है सांस्कृतिक संदेश। कोरोना के संकट काल में हमें जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जूझने का, आत्मविश्वास जीतने का। आप एक ये विश्वास रखें कि ये ठीक होगा। आप विश्वास रखें कि आप अपने को भी स्वस्थ रखेंगे और आपके परिवार को भी बीमार नहीं होने देंगे। ये संभव तभी है जब आप डबल मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, दूरी बना के रखें लोगों से। ये सब करने से लोग आपको जब देखेंगे तो कुछ सीखेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, कोविड के दूसरे टीके की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को प्राथमिकता दें। केंद्र से उपलब्ध कराई गई वैक्सीन का कम से कम 70% हिस्सा दूसरी खुराक के लिए रखें। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड संक्रमण और मृत्यु दर में कमी। पिछले एक दिन में 3,56,000 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। सरकार सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की दूसरी लहर से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए सक्रिय रूप से सहायता कर रही है। तेलंगाना सरकार का कल से 10 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। नागालैंड सरकार ने भी 14 मई से राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग को कोविड महामारी में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषद के साथ बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबद्ध विषयों पर विचार विमर्श किया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।